डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास है जानने के लिए आइए शुरुआत करें हमारे इस अंक की। दूर होंगी मोटे अनाज की खरीद और वितरण की रुकावटें, सरकार ने नियमों में बदलाव के दिए संकेत। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां, तेजी से हो रहा जल संचयन ढांचों का निर्माण। जारी है गेहूं की सरकारी खरीद, बीते साल के मुकाबले 12.5% ज्यादा हुई खरीदारी। रांची के नगड़ी प्रखंड के देवरी गांव में बड़े पैमाने पर किसान कर रहे एलोवेरा की खेती। आइए अब समाचार विस्तार से। भारत और इजराइल के मध्य जो एमओयू हुआ था उसके तहत आज कर्नाटक के अंदर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए उसका उद्घाटन माननीय तोमर साहब केंद्रीय मंत्री जी कृषि के माध्यम से और वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है कि किसान की इनकम डबल करनी है, तो उसके लिए हम किस तरह से किसानों के लिए नई सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, तो उसी दृष्टि से आज ये प्रोजेक्ट है जो कर्नाटक में प्रारंभ हुआ है। तो और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से इस देश के अंदर लगभग 20,000 किसानों को नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है, उनको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया है। और इसी के साथ में लगभग 25 लाख जो सब्जियों के टिश्यू कल्चर के भी वहाँ पर इस देश भर के अंदर ऐसे पौधे किसानों को उपलब्ध करवाए हैं। और 50,000 के आसपास क्राफ्ट के पौधे जो भी किसानों को उपलब्ध करवाएं। तो इसके माध्यम से कि किसान को जो इन इजराइल की टेक्नोलॉजी है और भारत की टेक्नोलॉजी है वो आपस में किस तरह से हो सके कि उससे किसानों को उत्पादन में वृद्धि हो और किसान को नई टेक्नोलॉजी मिले। तो इससे ये दोनों देशों के बीच का यहाँ से भी हमारे किसान वहाँ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख के आते हैं और वहाँ से यहाँ पर भी आते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम किसानों की इनकम बढ़ा सकते हैं। इसी को लेकर आज कर्नाटक के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट होने पर मैं पूरे कर्नाटक को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। और पूरे देश के अंदर लगभग ये हमारे प्रोजेक्ट है जो 29 प्रोजेक्ट थे जो लगभग कंप्लीट होने को हैं। तो मैं सोचता हूँ देश भर के अंदर इस टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का किसानों को लाभ हुआ है और आने वाले समय में और जो कंप्लीट होने वाले वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि किसानों की इनकम बढ़ाने में ये जो प्रोजेक्ट है निश्चित रूप से किसानों को इनकम बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश में मोटे अनाजों की खरीदारी और वितरण के मानदंडों को संशोधित करने का समय आ गया है। जी हां, अब समय आ गया है कि इसकी खेती और साथ ही साथ खरीदारी को एक योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें आती है। ये अनाज न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है बल्कि कृषि अर्थव्यवस्था में भी इनका बड़ा योगदान है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री बाजरे की फसल को खास तौर से प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मोटे अनाज के लिए वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार की एजेंसियां और एफसीआई किसानों से मोटे अनाज की खरीद करती है। राज्य सरकार को दी गई खरीद अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।
साथ ही दूसरी शर्त ये है कि निर्धारित खरीद अवधि उस राज्य में कटाई अवधि खत्म होने के 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राज्य में संबंधित फसल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद और वितरण के लिए राज्यों को अधिकतम 6 महीने का समय दिया जाता है। पीयूष गोयल इन्हीं नियमों में बदलाव की बात कर रहे हैं। वो रेलवे के अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कामकाज भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानदंडों में संशोधन से मोटे अनाज की खरीद को बढ़ावा मिलेगा। इन अनाजों में पौष्टिक गुणों की वजह से सतत कृषि विकास और फसलों के विविधीकरण में भी फायदा मिलेगा। इन फसलों की नई खरीद की अनुमति तभी दी जाएगी जब पिछले स्टॉक का निपटान किया जाएगा, ताकि संभावित रीसाइक्लिंग से बचा जा सके। उपभोक्ता राज्य की आवश्यकता के अनुसार ही अंतर राज्य आवागमन की अनुमति दी जाएगी। बाजरे की खेती सीमांत और असिंचित भूमि पर की जाती है और इसकी खरीद से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। बाजरा अधिक पौष्टिक होता है, इसलिए भारत को कुपोषण से लड़ने में भी मददगार होगा। पर्यावरण हितैषी होने की वजह से स्थायी कृषि को बढ़ावा देने और पर्यावरण के संरक्षण में बाजरे की अहम भूमिका है। इसके अलावा इस फसल की स्थानीय खरीद और खपत से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। दूसरी फसलों की आवाजाही की जरूरत भी कम होगी। मोटे अनाज 3 महीने से ज्यादा वक्त तक खराब भी नहीं होते। हाइब्रिड ज्वार, मालदंडी ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का और जौ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का भी प्रावधान है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 के दौरान एमएसपी पर कुल 11,62,000 टन मोटा अनाज खरीदा गया है और इस खरीद से 3,04,914 किसान लाभान्वित हुए हैं। भारत में कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है और इसका जो क्रियान्वयन है काफी अच्छे स्तर पर किया जा रहा है। बता दें आपको कि इसी संदर्भ में जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने संसद के सभी सदस्यों से आग्रह किया है कि वो सभी इस अभियान का हिस्सा बने। कैच द रेन अभियान की कई उपलब्धियां। तेजी से हो रहा है जल संचयन ढांचों का निर्माण। अत्यधिक दोहन की वजह से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और बरसात का पानी बहकर बेकार चला जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स अभियान के बिगुल फूका। अभियान का उद्देश्य कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण, मौजूदा तालाबों और जल निकायों को पुनर्जीवित करना, नए जलाशयों का निर्माण और चेक डैम की व्यवस्था करना है। रतन लाल कटारिया की ओर से भेजे गए पत्र में सभी सांसदों से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करने को कहा गया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2019 में भी चलाया गया था। तब ये पानी की किल्लत वाले सिर्फ 1,592 ब्लॉकों तक सीमित था, जबकि ऐसे ब्लॉकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस साल दायरा बढ़ाकर अभियान को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद अभियान उपलब्धि हासिल कर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 1,64,000 जल संरक्षण और जल संचयन ढांचे बनाए हैं। 1,82,000 नए ढांचों पर काम चल रहा है। इसके अलावा अभी तक 37,428 पारंपरिक ढांचों और वर्तमान जलाशयों का पुनर्निर्माण किया गया है। जल्द ही 42,000 अतिरिक्त ढांचों को नया रूप दिए जाने की उम्मीद है। ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा के तहत जल संरक्षण से जुड़े कुल 14,000 करोड़ रुपए का काम या तो चल रहा है या पूरा हो चुका है। ये अभियान केवल ढांचा निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें फसल विविधीकरण, वन रोपण और जल उपयोग कुशलता पर सूचना के प्रसार को भी शामिल किया गया है। कृषि विभाग ने कृषि विकास केंद्रों के माध्यम से 1,488 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। उचित फल और WUE पर लगभग 53,000 किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।
बीज के लगभग 22,000 पैकेट और 2,35,000 पौधे वितरित करके किसानों से उचित फसल की ओर मुड़ने का आह्वान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भी सभी 2.5 लाख ग्राम सरपंचों के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता में सक्रिय रूप से योगदान देने को कहा है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि गेहूं की सरकारी खरीद का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसियां गेहूं की लगातार खरीदारी कर रही हैं, जिससे हमारे किसानों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। बता दें आपको कि बीते साल के मुकाबले इसकी जो खरीदारी है उसमें 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आइए इससे संबंधित जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये रिपोर्ट। रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के अलावा जम्मू और कश्मीर में गेहूं की खरीद हो रही है। 13 जून तक 4,25,77,000 टन गेहूं खरीदा जा चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। जबकि पिछले साल इस अवधि तक खरीदारी 3,78,44,000 टन थी। इस साल अब तक की खरीद पर करीब 47,53,000 किसान एमएसपी का लाभ ले चुके हैं और उन्हें 84,089 करोड़ से भी ज्यादा रकम का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2020-21 में धान की खरीदारी भी चल रही है। 13 जून तक 8,26,60,000 टन से अधिक धान खरीदा गया है। इसमें खरीफ और रबी दोनों की खरीदारी शामिल है। जबकि पिछले साल की इसी अवधि में धान की खरीदारी 7,43,18,000 टन थी। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 1,22,24,000 किसानों को 1,56,061 करोड़ से भी अधिक का भुगतान किया जा चुका है। राज्यों से मिले प्रस्तावों के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 के लिए 1,07,83,000 टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई थी। ये मंजूरी मूल्य समर्थन योजना के तहत दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से 1,74,000 टन 12-मासी खोपरा खरीदने की भी स्वीकृति दी गई है। अगर अधिसूचित फसल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 13 जून तक सरकार ने 7,96,118 टन से भी अधिक मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर और मूंगफली के अलावा सरसों और सोयाबीन की खरीदारी हो चुकी है। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,25,586 किसानों को करीब 3,741 करोड़ रुपए की आय हुई है। आइए अब
कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं भिंडी की खेती आप बेहतर तरीके से किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। इस पर क्या जानकारी दे रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. यादव। दिखाते हैं आपको। जो किसान भाई अभी खरीफ का मौसम आने वाला है, जिसको वर्षाकालीन भिंडी कहते हैं, तो उस भिंडी का बहुत से किसान उत्तर भारत में 15 जून के आसपास से लगाना शुरू कर देते हैं और जुलाई तक लगाते रहते हैं। वैसी प्रजाति का चुनाव करें जिसमें पीत सिरा मोजैक वायरस जैसे YBMV, जिसमें आप देखते हैं पत्तियों की सिराएं जो होती हैं वो सिराएं की पीली हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो ऐसी प्रजाति का चुनाव करें जिस इस रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं कुछ प्रजातियों को आपको बताना चाहूँगा। जैसे हमने पूसा संस्थान ने अभी पूसा भिंडी 5 प्रजाति विकसित की है। इसका काफ़ी व्यापक तरीके से बीज उत्पादन हो रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम अपने तमाम क्षेत्रों में और पूरे भारतवर्ष में इसका बीज उत्पादन कर रहा है और आपको इसके केंद्र पे मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे पूसा संस्थान से भी इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं आप। हमारा क्षेत्रीय केंद्र है जहाँ पर करनाल में, तो यहाँ पर भी आप इस बीज को प्राप्त कर सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है। और बरसात कालीन में आप भिंडी को मैं कहूँगा कि किसान भाई हमेशा मेड़ों पे लगाएं। गर्मी के मौसम में किसान भाई समतल भूमि पे भी लगा लेते हैं, लेकिन वर्षा कालीन में क्या होता है कि अगर पानी खेत में लग गया या भिंडी जमी है आपकी कहीं पानी लग गया तो आपका सारे पौधे मर जाते हैं। इसलिए मेढ़ों पर करेंगे। इसके लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं आप। आजकल मशीनें हैं जिसमें रिज मेकर होता है। 60-60 सेंटीमीटर पे 2 फीट की दूरी पर आप रिज बना लीजिए, पैकर से आप पैक कर दीजिए और उसमें लाइन खींच जाती है। तो लाइन बना करके उसमें लाइनों में बुआई करिए। लाइनों में जब बुआई करते हैं किसान भाई तो आपका जमाव बहुत अच्छा होता है और निराई गुड़ाई और जितनी शस्त्र क्रियाएँ आप करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद जो बीज आपने किसान भाइयों ने प्राप्त किया है उसका शोधन भी करना चाहिए, क्योंकि यही बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बीज को आप क्या करेंगे, बीज को आप 8 से 10 घंटा भिगा देंगे। तो 8 से 10 घंटे के बाद उसको बीज को निकाल करके पानी अलग कर लेंगे और बीज को किसी जो आपका जूट का बोरा होता है या किसी कपड़े के थैले में उसमें रख देंगे। उसमें थोड़ा सा 8-10 घंटे बाद अंकुरण आ जाता है। जब अंकुरण आ जाए तो उसी समय बीज को आप थीरम एक दवा होती है उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उसमें अच्छे से मिला लेंगे पाउडर को। जो किसान भाई कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसमें आपको ट्राइकोडर्मा आता है, इसकी 5 ग्राम मात्रा को प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला लेंगे। तो इनमें से एक दवा का उपयोग आप करके अपने बीज को उपचारित कर लीजिए और पहली सिंचाई कोशिश करा करिए आप कि 8 से 10 दिन के बाद जब बीज थोड़ा सा ऊपर पौधे थोड़ा सा जम जाए ऊपर आ जाए तो करा करिए। और एक बुआई के तुरंत बाद एक प्रक्रिया और करनी है किसान भाइयों को। बुआई के तुरंत बाद एक पेंडिमिथिलिन दवा होती है जो आपको खरपतवारों से आपकी फसल को बचाती है, क्योंकि आपकी फसल में खरपतवार पहले से होना शुरू हो जाते हैं और आपका बीज का बुआई बाद में होती है। तो ऐसे में आप 3 लीटर करीब 500 से 600 लीटर पानी में 3 लीटर पेंडिमिथिलिन दवा को मिला करके बुआई के तुरंत बाद खेत में ज़मीन पर इसको मिलाना होता है, जिससे इसकी पूरी लेयर बन जाती है और जो प्री इमरजेंस बीज होते हैं जो अभी जमाव कर रहे होते हैं वो नहीं आ पाते हैं ऊपर। तो इस तरीके से आपके फसल में काफ़ी आपको खरपतवारों से बचाव हो जाएगा और जो भी पोषक तत्व आपने अपने फसल के लिए दे रखे हैं आपके पौधे प्राप्त करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं हम कि रांची के नगड़ी प्रबंध के देवरी गांव के जो किसान हैं कैसे बड़े पैमाने पर एलोवेरा की खेती कर रहे हैं और इसमें सफलता भी हासिल कर रहे हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए दिखा देते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। रांची का देवरी गांव इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। वजह है कि यहाँ के किसान एलोवेरा का रिकॉर्ड उत्पादन कर हर्बल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के आकर्षण के केंद्र में हैं। गांव की मुखिया मंजू कच्छप बताती हैं कि वैसे तो 2018 में ही ग्रामीणों ने प्रशिक्षण पाकर एलोवेरा की खेती शुरू कर दी थी। हर्बल बाजार में एलोवेरा की मांग बढ़ जाने से किसान पूरे उत्साह से इसकी खेती में जुट गए हैं। फिलहाल गांव के लगभग 20 परिवार इसे व्यवसाय के रूप में अपना चुके हैं और इसके मार्केट के लिए हम लोग को अभी तक दिक्कत नहीं हुआ। जैसे जैसे पौधा तैयार होते चला गया, लोकल बाजार में बिकता चला गया, लोग घर से ही आके माल ले जाने लगे और लगभग यहाँ 18 से 20 लोग अभी इसके में जुड़े हुए हैं। किसान बताते हैं कि एलोवेरा के एक पौधे से कई बार पत्तियां निकाली जा सकती हैं। इसकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती है और बाजार की तो चिंता ही नहीं है। यही कारण है कि गांव के दूसरे किसान भी अब एलोवेरा की ओर रुख कर रहे हैं। सोच लिए कि नहीं, एलोवेरा का ही खेती से हम लोग को कुछ बढ़ोतरी होगा, ताकि हम लोग धीरे धीरे एलोवेरा को बढ़ाते गए। फिर पौधा पत्ता हम लोग बेच रहे हैं और इसे आगे लगाना चाह रहे हैं ताकि इसे आमदनी हम लोग का और ज्यादा बढ़े। यही नहीं, किसानों की योजना हर्बल पौधों की खेती को और विस्तार देने की है। अब तो इन्होंने प्रायोगिक तौर पर एलोवेरा के साथ साथ तुलसी, बिच्छू, बूटी, गिलोय और चिरैता जैसे अन्य औषधीय पौधों की खेती भी शुरू कर दी है। बाजार में बहुत मांग भी पड़ रहा है। इसे मतलब नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, इसी से मेडिसिन करने से बहुत फायदा है। स्वरस और इससे बनने वाली अन्य औषधियों के अलावा सैनिटाइजर बनाने में आजकल एलोवेरा की काफी खपत हो रही है। कोरोना की आपदा को देवरी के ग्रामीणों ने जिस प्रकार अवसर में तब्दील किया है वो काबिले तारीफ है। देश भर में कोरोना का संकट है और साथ ही साथ मॉनसून भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सभी सावधानियां बरतें और सतर्क रहें। ऐसे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा हमारे पशुपालकों के लिए किस तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आइए आपको बताते हैं। बरसात के दौरान पशुओं को कई तरह की बीमारियां लगती है। इसके लिए टीकाकरण होता है। पशु चिकित्सकों ने डोर टू डोर टीकाकरण करने की सलाह दी है। साथ ही पशुपालकों से कहा गया है कि पशुओं को नियमित रूप से खनिज मिश्रण देते रहे। खासकर दुधारू पशुओं के लिए खनिज की मात्रा 50 से 60 किलो प्रतिदिन होनी चाहिए। देश कोरोना महामारी के संकट से भी जूझ रहा है। सरकार ने पशु, मुर्गियां या फिर उनके लिए दवाएं वगैरह खरीदने की अनुमति दे रखी है। खरीदारी करते समय पर्याप्त दूरी बनाए रखें और साफ सफाई का भी ख्याल रखें। दूध निकालते समय, चारा देते समय या फिर पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह बांधते समय भी साफ सफाई बनाए रखें। कोई भी काम करने से पहले और बाद में साबुन से हाथ धोते रहे। जहां हरे चारे या सांद्र भोजन की कमी दिखाई दे रही है, वहां किसान गेहूं, मक्का, गेहूं की भूसी, सरसों की खली और नमक का इस्तेमाल करते हुए घर पर ही चारा तैयार कर सकते हैं। पशु बांधने की जगह के फर्श को फिनाइल से साफ करते रहे। तबेले को संक्रमण मुक्त करने के लिए रखें। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी पीने और चारे वाली नान को भी संक्रमण से बचाने के लिए कली का लेप कर ले। किसी भी रसायन का छिड़काव पशु के शरीर पर, उसके चारे पर या दूसरे भोजन पर ना करें। ये भी ध्यान रखें कि आपका पशु ज्यादा देर तक भूखा प्यासा ना रहे। इससे पशु कुपोषण का शिकार हो सकता है। जिन किसानों के पास स्मार्टफोन है वो आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। ये भारत सरकार का ऐप है जो कोविड-19 की निगरानी रखता है और लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहता है।
देश भर में कोरोना का संकट है और साथ ही साथ मॉनसून भी दस्तक दे चुका है। दिल्ली में कब आएगा या आया है, और बाकी जो पंजाब हरियाणा का क्या कब आएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मानसून का जो प्रोग्रेस पहले था, जो उत्तर प्रदेश में पहुँचा था, जैसे मैंने बताया कि नौगांव से होते हुए जो हमारा बरेली या जो इलाका है जो कवर हुआ था, सहारनपुर, हरियाणा का कुछ हिस्सा और पंजाब का अमृतसर तक, और पहाड़ी का सारा जो एरिया है पंजाब हरियाणा, वो सारा हमारा जो एरिया है जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड कवर हुआ था। लेकिन उस टाइम जो कंडीशन था 3 दिन पहले, जो हम बोल रहे थे कि मानसून का जो स्पीड है या जो विंड है वो अभी ऐसा नहीं है, वो वीक हो चुका है। इसीलिए दिल्ली और जो हिस्सा रह गया पंजाब हरियाणा, ये इलाका में 5 दिन तक जो है मानसून आने का कोई संभावना नहीं है। यानी दिल्ली में मानसून 5 दिन तक नहीं आएगा, ये आज हमारा लेटेस्ट है। और उसके साथ साथ जैसे राजस्थान है, राजस्थान में तो मानसून का कोई कंडीशन नहीं बनता है। थोड़ा बहुत प्री मानसून शावर जो है उत्तर पश्चिम भारत का जो प्लेन इलाका है 1-2 जगह पर होता रहेगा। और अगर गुजरात का बात करें, गुजरात के में भी वही कंडीशन है, 5 दिन तक मानसून आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो अभी मानसून थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में प्रोग्रेस हो सकता है, जैसे लखनऊ हो, कानपुर हो, थोड़ा बहुत चांस बनता है 5 दिन तक। बाकी उत्तर पश्चिम भारत में कहीं भी मानसून नहीं आएगा 5 दिन तक। और बारिश ये जो रुक अभी 1-2 जगह पर हो रहा है, जो थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, वो अभी 2 दिन चलेगा। उसके बाद ड्राई वेदर है पंजाब हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली भी। ये उत्तर पश्चिम भारत का बात है। अगर हमारा जहाँ मानसून आ चुका है, जैसे महाराष्ट्र का बात करें, महाराष्ट्र में जो हेवी रेन है, कोंकण कोस्ट है, वो रहेगा 3 दिन रहेगा, उसके बाद कम होगा। और मध्य महाराष्ट्र में जैसे पुणे है और बारामती डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो ऐसे ही मॉडरेट रेन रहेगा, लेकिन बारिश थोड़ा रहेगा, बट रिड्यूस होगा क्योंकि थोड़ा वीक मानसून कंडीशन डेवलप हो रहा है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। हम उम्मीद करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमने जो भी जानकारी आप तक पहुंचाई है वो आपके लिए जरूर लाभकारी साबित होगी। तो अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।